नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश डॉक्टर तेरी यही कहानी में आपका स्वागत है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल के सबसे बड़े वॉरियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में, जो भारी दबाव में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा में लगे हैं। लेकिन इंदौर में मंगलवार को ऐसा कुछ हुआ जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों की एक मीटिंग में इंदौर के कलेक्टर की फटकार से दुखी सीएमएचओ की आंखों में आंसू आ गए और उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें मीटिंग छोड़कर अपना चेकअप कराने अस्पताल जाना पड़ा। दरअसल इस पूरे मसले को हम किसी प्रशासनिक खामी या टकराहट के रूप में नहीं देख रहे। हम इसके पीछे की कहानी को समझना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का दर्द है जो कोरोना के सबसे ज्यादा एक्सपोजर में हैं और अपनी जान को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स से सीधे बात करेंगे और तलाशेंगे कुछ अनकहे सवालों के जवाब। तो आइए शुरुआत में जान लेते हैं कि आखिर इंदौर में भरी मीटिंग में सीएमएचओ के आंसू क्यों निकले, और यह भी समझते हैं कि कोरोना से सबसे ज्यादा जान का खतरा डॉक्टर्स को क्यों है और कितने दबाव में डॉक्टर किस तरह काम कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और उसके बाद कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू, ये इंदौर के सीएमएचओ प्रवीण जड़िया हैं, जो अभी अभी प्रशासन की एक मीटिंग से उठकर बाहर आए हैं। उनकी यह हालत इसलिए है क्योंकि भरी मीटिंग में कलेक्टर ने उन्हें यूजलेस कहते हुए जमकर फटकार लगाई है। यूं तो अफसरों की मीटिंग में इस तरह की डांट फटकार कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन सीएमएचओ की आंख में आंसू जरूर असामान्य बात है। जहां तक कलेक्टर मनीष सिंह का सवाल है, इस पूरी घटना को लेकर उनका अपना तर्क है। अब वो हम लोग चलता रहता है, इंटरनल मैटर है हम लोग का। ये जो काम नहीं करेगा उसको प्रतिनिधि होती है। जिलाधिकारी का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आज सीएमएचओ के अंडर में प्रसूति सहायता के प्रकरण है, आज कोविड मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जिसमें कि अगर कहीं कोई लापरवाही कोई भी जिलाधिकारी करता है तो डांटना जरूरी है हमारा, तभी जनता को रिलीफ मिलेगा। देखिए व्यक्ति अच्छा है वो, पर जो जिस तरह से चाहते हैं कि मेहनत से काम करे, वो मेहनत से काम नहीं कर पाता है। रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है उसका। कलेक्टर अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दरअसल इस कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा कोई दबाव में है तो वो डॉक्टर्स ही है, और यदि डॉक्टर स्वास्थ्य महकमे का प्रमुख है तो फिर इस दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही कोरोना के सबसे ज्यादा एक्सपोजर में है, यानी जान का सीधा सीधा खतरा। इसके बाद दूसरा दबाव आम जनता या मरीजों के परिजनों का है। जान की बाजी लगाने के बाद भी यदि मरीज की जान नहीं बची तो पूरा दोष डॉक्टर पर। तीसरा दबाव आला अफसरों और नेताओं का है, जो सीधा डॉक्टर्स पर पड़ता है, और शायद सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के आंसुओं में यही कहानी छिपी हुई है। मरीज का प्रेशर और गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है कि कोविड से भी आपको लड़ना है, कोविड के ऊपर भी आपको विजय प्राप्त करना है। और डॉक्टर का खुद का जो प्रोफेशन है, कोविड के अलावा जो वो जिस भी फैकल्टी में काम कर रहा है, तो एक ऐसे समय में मुझे लगता है कि डॉक्टर को भी समाज के सहयोग की और प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है कि किस तरह से हम सामंजस्य बना के और डॉक्टर की ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की अक्टूबर तक की एक रिपोर्ट की बात की जाए तो कोरोना के कारण देश में 393 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 64 डॉक्टर्स ने जान गंवाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 14 और छत्तीसगढ़ में 4 डॉक्टर्स ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। यह आंकड़ा केवल उन डॉक्टर्स का है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए में रजिस्टर्ड हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इस संस्था से रजिस्टर्ड हुए बिना ही प्रैक्टिस करते हैं, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। कोरोना आम लोगों की तुलना में डॉक्टर्स पर 10 गुना ज्यादा जानलेवा पाया गया है। आईएमए के डाटा पर की गई एक स्टडी के मुताबिक आम लोगों में कोरोना के चलते जहां डेथ रेट 1.7% है, तो वहीं इस स्टडी के अनुसार डॉक्टर्स की मौत का औसत 16.7% पाया गया है। हालांकि डॉक्टर्स भी पूरी तरह इस डाटा से सहमत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं
कि डॉक्टरों में एक्सपोजर ज़्यादा है और निश्चित रूप से खतरा भी ज़्यादा है। जाहिर है इतने दबाव में काम कर रहे डॉक्टर्स को यदि भरी मीटिंग में यूजलेस सुनने को मिलता है तो आंखों में आंसुओं का निकलना बड़ी बात नहीं है। बस सवाल यही है कि समाज इन आंसुओं को कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़। तो यूं तो डॉक्टर की सेवा का हर कोई कायल है, और कोरोना के दौरान जिस तरह से हमने धरती के इस भगवान को लोगों की सेवा करते देखा है, उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा इज्जत का कायल है, और माफ़ कीजिए इज्जत का अधिकारी है। यानी इसको और ज़्यादा समाज में इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन दरअसल कहीं कुछ खामी शायद हमारी वजह से, समाज की वजह से, या फिर किन्हीं और कारणों से हो सकती है। आज कुछ ऐसा ही अनकहे सवालों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से इनके जवाब भी जानना चाहेंगे। जिन मेहमानों को आज हम अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं उसमें डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं IMA के। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा उस तबके को भी नहीं भूल सकते जो पैरामेडिकल स्टाफ कहलाता है। रेखा परमार हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग एसोसिएशन की, ग्वालियर से जुड़ रही हैं। रेखा परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप दोनों को सर बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस वक्त धरती के भगवान बने हुए हैं। दरअसल कई चीज़ें, और रिपोर्ट जब आप हमारी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तब आपने देखा हमने उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की कि जिस वक्त डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहता है, तैनात रहता है, डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, कई तरह का दबाव आप लोगों ने झेला है। एक तो ये कि कोरोना महामारी के दौरान में कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो जानलेवा थी, लेकिन दरअसल उसके बारे में दुनिया कुछ भी जानती नहीं थी। ऐसे में एक जानलेवा दुश्मन के खिलाफ सीना तान कर जो सबसे पहले खड़ा हुआ वो मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था। आपके कई साथियों ने जान गंवाई, हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। डॉक्टर संजय, मैं उन तमाम अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा और सिलसिलेवार आप लोगों से जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे उस दबाव के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक डॉक्टर जब अपना एप्रिन पहनकर उस वार्ड में, उस अस्पताल में खड़ा होता है जहां उसको पता है कि उसका मुकाबला एक जानलेवा दुश्मन से है, कैसा महसूस करता है वो? मार्च से हम लोग सारे जितने डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे जी। हैं, और अप्रैल के पहले सप्ताह में ये बोला जा रहा था आज डॉक्टर जो है वो सफ़ेद कोट पहन के मंदिर में नहीं है, आज अस्पताल में दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये देखा गया कि सबसे इजी टारगेट है डॉक्टर जो है वो, कुछ भी हो जाए सारी चीज़ें उस पर ढोल दो आप। यदि हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम है, अस्पताल के प्रशासन की कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटिंग डॉक्टर को मार दो। रोड पे मरा हुआ है, गलती वो ड्राइवर की तो डॉक्टर को, और मर गया अस्पताल में तो डॉक्टर को पीटो, उसको मारो। ऐसा कुछ भी हो जाए, प्रदूषण खराब है, यदि और कोई प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट खराब है और बच्चा बीमार हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया तो लाओ, बच्चा मर गया तो डॉक्टर को मार दो। हर प्रकार से इजी टारगेट डॉक्टर ही रहता है। लेकिन वो लोग ये समझना नहीं चाहते कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मृत्यु होती है वो लापरवाही से नहीं होती है। डॉक्टर क्यों लापरवाही करेगा? वो तो चाहता ही है, शपथ ही इस पर लिए कि उसको बचाना है हर पेशेंट्स को। तो ये समझना होगा कि जो भी घटनाएं हो रही है वो बीमारियों के कारण ये समस्या आती है। पहली बात तो लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कि अपनी जान पे खेल के सारे डॉक्टर्स हैं, वो शुरू में कभी कुछ समस्या आई होगी 7 दिन, लेकिन सभी आज तक बिना कोई सुरक्षा बहुत ज़्यादा लिए हुए और काम पे जा रहे हैं सारे लोग। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा सामना जो रहता है वो डॉक्टर्स का रहता है। आज आपने सुना भी होगा कितने सारे लोग हैं उनके घर पे माता पिता हैं डॉक्टर्स के, वो 3-3 महीने से 4-4 महीने से अपने घरों में नहीं गए, बच्चों से नहीं मिले, इसलिए कि बाहर की बीमारी घर में नहीं आए। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर रिस्की क्यों है कि जितना उस वार्ड में जाएंगे, जितना उस कोविड पेशेंट से मिलेंगे, तो ऑलरेडी वो समझ लो बीमार तो हो ही गए हैं। और 92% जो लोग हम बोलते हैं कि जिनको सिम्टम नहीं है, मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य वाला कर्मचारियों का जो स्टाफ रहता है वो सारे कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड तो होते ही हैं। और धीरे 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 वो वायरस का जो लोड होता है वो डॉक्टर्स पे बढ़ता जाता है।
और वो कब गंभीर रूप ले लेगा ये हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, सरकार ने बोला, प्रशासन ने बोला कि हम यदि मृत्यु हो जाए डॉक्टर्स की, मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद 2 या 3 डॉक्टर्स को जो मिले होंगे 50 लाख है, बाकी किसी का जिला प्रशासन ने रिकमेंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे सरकारी हॉस्पिटल में वो जुड़े हुए नहीं मैं थे। आता हूं डॉक्टर साहब। तो ये जो घटना है जी। पूरी सुरक्षा तो देना पड़ेगी ना। मैं उसके तमाम- पहले जब हम मैं तमाम जी, मुद्दों पर चर्चा उसके पहले करूंगा और जब, दरअसल मैं उन मुद्दों अप्रैल पर में- भी आऊंगा कि जब आप इस तरह से लगातार दिन रात अस्पतालों जी। में मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराई जा रही बिल्कुल। हैं। मैं रुख करूंगा ग्वालियर की तरफ। रेखा परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी कोई हैं। सुविधा नहीं, कोई भी। रेखा जी, बंसल न्यूज़ आप तमाम लोगों को सलाम करता है। कहाँ से इतना हौसला लाती हैं आप लोग कि दिन रात दूसरों की सेवा में खड़ी रहती हैं? क्योंकि हमने खुद अस्पतालों में इस बात का निजी तौर पर पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्टर के चेहरे तो कभी कभी दिखते हैं, लेकिन नर्स एक ऐसा चेहरा होती है 24 घंटे वार्ड में नजर आती है। जी बिल्कुल। देखिए, नर्सेस मार्च अप्रैल में कोविड का जब कहर एकदम से देश के ऊपर आया जी। उस समय सबसे ज्यादा गर्मी की मार मध्य प्रदेश में थी। ठीक। आप सोच नहीं सकते कि बिना एसी बिना पंखे के एक नर्स पीपी किट पहन के 8 घंटे तक कैसे वार्डों में मरीजों की सेवा में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जी। वहाँ पे मैन पावर की कमी है, मेडिकल कॉलेज में नर्सेस की कमी है। कोई प्रशासन को, किसी शासन को इस बात की चिंता नहीं थी कि नर्सों की पहले भर्ती की जाए, और मैन पावर के साथ साथ में संसाधन कम है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलती होती है तो सीधे के सीधे नीचे के तबके को हमेशा दोषी ठहराया जाता है कि इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ। जी। आप सोच नहीं सकते, आईसीयू में 20 पेशेंट कोविड के अगर वेंटिलेटर पे हैं तो वहाँ सिर्फ 2 या 3 नर्सें काम कर रही हैं। आप बताइए, एक पेशेंट को मैनेज करने के लिए जहाँ एक नर्स की जरूरत होती है, वहाँ 20 पेशेंट को 3 नर्सों ने कैसे मैनेज किया होगा। उसके बाद हमारी कई बहनें, मतलब पूरे प्रदेश की बात करती हूँ मैं, तो 100-150 नर्सेस कोविड पॉजिटिव हुई और उनको कैसे रिकवर किया गया ये हम ही लोग जानते हैं। और हमारी 5 से 7 बहनें कोविड के इस महामारी में जिनका निधन हो गया है, उन्हें सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपये कोविड वॉरियर को देने थे उनकी बात छोड़े, या 50 लाख रुपए एक नर्सेस को या जिनकी कोविड सेवा करते हुए डेथ हुई है उनको देना थे, पर ऐसा कोई भी प्रशासन ने कहीं भी किसी भी नर्सेस या पैरामेडिकल के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। सिर्फ ये कोरी घोषणाएं हुई शासन की तरफ से, और नर्सेस इस बात से बहुत ज्यादा रोष व्यक्त उन्होंने गुस्से में है, और फिर भी वो मरीज की सेवा करें, क्योंकि वो मानवीय सेवा के लिए उन्होंने जो शपथ ली है वो करेंगी। बिल्कुल। वो उनका अपना सेवा भाव है, अपना प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन के अगेंस्ट जाना हमारी ईमानदारी के अगेंस्ट जाना होगा। और मैं समस्त नर्सेस की तरफ से फिर भी आश्वस्त करती हूँ शासन प्रशासन को और आम जनता को कि मरीज की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पर शासन और प्रशासन को नर्सेस की परेशानियों को समझना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये भी उनका ही अधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल। और हम समझते हैं रेखा जी, दरअसल किस तरह का दबाव आप लोग झेलते हैं। एक तो ये कि आप एक ऐसी बीमारी के लिए खड़े हैं आगे वॉरियर बन के जो जानलेवा है, और दरअसल उसे किसी ने देखा नहीं है। वहीं आपके ऊपर ओवरबर्डन है। अस्पतालों में इस दौरान बहुत ज़्यादा मरीज़ आए, एक डॉक्टर के हिस्से में आने वाले मरीजों की संख्या 2 गुनी और 4 गुनी हो गई। वही हाल पैरामेडिकल स्टाफ का रहा। इसके अलावा ये जो बात आपने कही कि अगर कोई अनहोनी अस्पताल में हो जाती है तो फिर मरीज़ के परिजन भी उसके लिए स्टाफ को ही दोषी मानते हैं, चाहे डॉक्टर को दोषी माने चाहे पैरामेडिकल स्टाफ को दोषी माने। ऐसे में आप लोगों के भीतर जो दर्द है, तकलीफ है, हम उसको समझ सकते हैं। कोरोना के दौर में एक डॉक्टर ने कविता के जरिए अपना दर्द बयां किया, जिसमें कई बातें आज के दौर में प्रासंगिक लगती हैं। देखिए डॉक्टर अपनी कविता में किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहा है। सरकारी अस्पताल में गए तो शिकायत थी, भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की है, गंदगी है, यहाँ तो मुसीबतें घनघोर हैं। पड़ोस के नर्सिंग होम में गए तो शिकायत थी, सुविधाएं कम है, मैनेजमेंट नहीं है, ये दिल तो चाहे कुछ और है। आलीशान कॉरपोरेट में गए तो शिकायत थी, महंगा है, मानवता नाम की चीज नहीं, ये तो सब चोर है।
100 रुपए वाले फैमिली डॉक्टर से शिकायत थी। अज्ञानी है, इसे तो ना कोई तौर तरीका है, ना कोई शऊर है। झोला छाप के हाथों मर भी गए तो कोई गिला नहीं, पर जो किसी अस्पताल में खरोच भी आई तो शिकायतों का दौर है। डेंगू में प्लेटलेट बढ़ गई तो बकरी के दूध की माया, और जो कभी घट जाए तो डॉक्टर को गरियाया। बच्चे के जन्म पे डॉक्टर की फीस सुन के आंख भर आई, पर शिशु के जन्मोत्सव पे मदिरा में खूब दौलत उड़ाई। बेटे की चाह में खुद अपनी कोख उजड़वाई, और तुम्हारी विकृत सोच की सजा सोनोलॉजिस्ट ने पाई। संस्कृत के टीचर से क्या कभी किसी ने बच्चों को साइंस पढ़वाई, पर तुमने देसी वैद्य से जिंदगी भर अंग्रेजी दवा हंसते हंसते खाई। जब फिजिशियन ने लिखी वो ही दवाई तो तुम्हें झट से साइड इफेक्ट की याद आई। सर, कमाल है, इन चंद लाइनों के भीतर एक ऐसा खाका इस डॉक्टर ने खींचा है जिस पर चर्चा की जाए तो शायद समय कम पड़ जाएगा। डॉक्टर संजय, इस कविता की चंद लाइनों को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, जब वो डॉक्टर अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि अगर अस्पताल के भीतर जरा सी खरोंच आई तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर्स को लेकर सिक्योरिटी की मांग हमेशा से रखी गई संजय साहब, और आपको क्या लगता है अब तक कितनी सिक्योरिटी के नाम पर आपसे वादे किए गए और दरअसल कितनी सिक्योरिटी आप लोगों को दी गई? क्योंकि अब भी हमें इस तरह की खबरें देखने सुनने को मिलती हैं कि अस्पताल में हंगामा होता है, भीड़ जमा होती है और डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी जाती है, जबकि उसी डॉक्टर को हम धरती का भगवान कहते हैं। सबसे पहले तो मैं रेखा जी को और पूरे उनके साथियों को, नर्सेस को धन्यवाद देता हूं कि उसके बिना डॉक्टर्स का काम जो है वो अधूरा है। दूसरी बात मैंने पहले ही कह दी कि बाहर कुछ भी हो जाए, यदि अस्पताल में किसी भी कारण से उसकी मृत्यु होती है तो जवाबदार डॉक्टर ही होगा। ये जो कविता अभी मैंने सुनी वो पूरा हमारी व्यथा सुनाती है। और यदि बाथरूम भी खराब है तो डॉक्टर जिम्मेदार, लाइट नहीं है तो डॉक्टर जिम्मेदार, वेंटिलेटर बंद हो जाए, जो टेक्नीशियन का काम है इंजीनियर है, तो डॉक्टर जिम्मेदार। तो ये जो व्यथा है बहुत पुरानी है, हम लोग सालों से इसको झेल रहे हैं। यहाँ तक कि आज की ही बात है, मैं अभी किसी हॉस्पिटल से आ रहा था, कोविड पेशेंट वहाँ भर्ती हुआ, कहीं से आके सीरियस, वो 6 घंटे में वहाँ मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, और 7 दिन बाद आज वो उस हॉस्पिटल में आके वो जो पेशेंट है उसका हस्बैंड आता है कि वो नाम बदलना है, मेरी पत्नी का नाम गलत लिखा गया था और मेरा नाम भी गलत लिखा गया था। तो किसी मंत्री जी से वो फ़ोन करवा रहा था इस बात पे, और मंत्री जी भी तूल दे रहे थे कि नहीं बनाओ, जबकि कैसे बना सकते हैं, तो फिर लीगल मैटर हो गया, उसको वहाँ से अनुमति लाना पड़ेगी। तो ये भी डॉक्टर नहीं यदि नाम चेंज करेगा तो उसको भी सुताई होगी और पिटाई होगी। तो कॉमन सा एक हो गया है लोगों को कि ये जो डॉक्टर है ना, ये सब बेईमान है, सारे लोग जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो एक जो मन में लोगों के जो आया हुआ है ना, ये सारा समाज व्यापारी हो गया है, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर भी सारे व्यापारी हो गए, ये केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, इनको मरीज को अच्छा करने का कोई उसको मन में कोई चाहत नहीं है। जबकि होता ठीक इसके उल्टा है कि पूरा प्रयास होता है डॉक्टर्स का वो मरीज को ठीक करने में। अब उसमें कुछ पैसे खर्चा हो जाते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल है, अलग अलग कैटेगरी का हॉस्पिटल है, वहाँ जाके अपने हिसाब से काम किया जाता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि लोगों से फिर से ये निवेदन रहेगा, यदि कोई ऐसी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो कृपया करके डॉक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए वो जो बीमारी है, वो जो सर्कमस्टांसेस है उसको माना जाए, तो जो गलतफहमी वो दूर हो जाएगी लोगों की। ठीक, मैं आपके पास आता हूं। दरअसल सुरक्षा वाला सवाल मेरा अभी भी अधूरा रह गया, क्या कुछ आज आप मांग रखना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? रेखा परमार जी के पास रुख करूंगा। रेखा जी, आप महिला हैं, इसलिए आपसे जुड़ा एक सवाल मेरे पास है, और दरअसल ये सवाल पिछले कई महीनों से मेरे मन के भीतर कौनता है, लेकिन आज आपसे मौका मिला, पूछूंगा। एक महिला होने के नाते आप कैसा महसूस करती हैं, या फिर आपकी जो टीम के सदस्य हैं कैसा महसूस करते हैं? आप दूसरों के बच्चों का इलाज 24 घंटे अस्पताल में रह के करते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान आप अपने बच्चों से दूर रहे होंगे। आपको ये लगता होगा कि ऐसा ना हो कि आप वार्ड से, अस्पताल से संक्रमित हो जाएं, अपने मासूम बच्चों के पास जाएं और वो बीमारी उनको ट्रांसमिट कर दें। क्या आपके साथ या आपकी टीम मेंबर में किसी के साथ ऐसा वक्त आया जब पीपी किट पहने आपने अपने बच्चों को दूर से देखा हो और आंखों में आंसू भरकर उनको हाथ हिलाया हो, और आपके बच्चों ने भी दूर से ही मम्मी को हाय किया हो और आप वापस अपने अस्पताल में लौट गई हों? कैसा महसूस करती है ऐसे समय पर एक महिला? क्या कुछ उसके भीतर से भाव निकलते हैं? बहुत हमारे साथ में जितनी भी नर्सेस बहनें हैं, क्योंकि 50 प्लस से ऊपर के लोगों को हम कोविड पे नहीं लगा पा रहे थे ड्यूटियाँ, तो जितनी भी न्यू कमर्स हमारी नर्सेस बहनें थी उनको सैल्यूट है।
उनके छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का 2 साल का, 3 साल का, और वो लोग आंसुओं से रोती थी जी। कि मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा पाती। तो बहुत दिन देखे हमने, बट ठीक है, निकल गया दौर और लोग अच्छे से रहे जी। लोग स्वस्थ हुए गए, लोगों ने दुआएं दी, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन इन सब परेशानियों में जी। बहुत सारे ऐसे समय हम लोगों ने महसूस किए, जो हमारी नर्सेस बहनें मतलब रोती थी, उनको क्वारंटाइन रहना पड़ता था। 15 दिन की ड्यूटी है तो 15 दिन वो क्वारंटाइन, मतलब 1 महीने तक वो घर नहीं जाएंगी। उसके बावजूद जो शासन ने बाद में अपना और प्रशासन ने अपना रुख खत्म किया, तो उन्होंने कहा कि कोई क्वारंटाइन नहीं है, आपको कहीं नहीं, आप कोविड में जाइए और सीधे अपने बच्चों के पास अपने घर जाइए, उसके सरकार आपको कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं देगी। तो मतलब वो लोगों को रुकने की व्यवस्थाएं, ये सब मतलब बहुत मुश्किल थी। डॉक्टर साहब को भी पता होगा कि हम लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर जी। कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई पेशेंट आता है और सिक हो गया और अगर उसकी डेथ होती है तो सामने सामने जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस खड़े हैं, आप पिट रहे हो, आपके साथ में अवत्ता हो रही है, लेकिन दोषी भी आप ही हो। तो ऐसे बहुत सारे कोविड के समय पे क्षण देखे गए जो सच में ही नर्सेस को और डॉक्टर्स को, फोर्थ क्लास को, मतलब जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सबको सल्यूट करना चाहिए था। बट अभी कोविड में जितनी भी भर्तियां हुई उसमें अभी आपने देखा होगा कि उनके साथ कितनी अवहेलना की गई। अगर आपने कोविड के नाम पर तो 20,000 पे रखा था तो आप उनको परमानेंट कर सकते थे, नहीं करना था तो उनको रख सकते थे, क्योंकि आपको पता है आपके पास मैन पावर की कमी है। और एक नर्स अगर 8 घंटे तक वहाँ पीपी किट पहन के खड़ी है जी। एक महिला होने के, तो मुझे भी पता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं की कि वो 8 घंटे तक खड़ी नहीं हो सकती। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस यहाँ नहीं हो पाएगा, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट समय निकल गया और अच्छा समय आया, तो थैंक गॉड। बिल्कुल, थैंक्स गॉड और सलाम आपको रेखा परमार जी। डॉक्टर संजय की तरफ लौटूंगा। डॉक्टर संजय, काफ़ी गंभीर बातें रेखा जी ने कही हैं, उसमें एक सुरक्षा को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जिसका जिक्र आप मेरे पिछले सवाल के जवाब में कर रहे थे कि नेताओं की तरफ से प्रेशर आता है, वो भी आपको झेलना पड़ता है। एक तरफ आप अपनी फ़र्ज़ की अदाई में कई घंटे तक खड़े हैं, दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ प्रशासन का दबाव है कि हर हाल में आपको ड्यूटी करना है। ऐसे में तमाम छुट्टियां भी आप लोगों की कैंसिल थीं। और चौथी बात जो ये है कि आप नेताओं का और जो दूसरे रसूखदार लोग होते हैं तमाम शहरों में, उन लोगों का दबाव भी झेलते हैं। क्या कुछ मैसेज आप इन तमाम लोगों को देना चाहेंगे और एक आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो इलाज के लिए खुद आता है या अपने किसी परिजन को लेकर आता है? दो मुद्दे हैं जी। पहला सुरक्षा का मुद्दा जो पिछली बार रह गया था आपके क्वेश्चन में, तो हमारे इंदौर में तेलीबाखल से चालू करें। जब वहाँ गए थे कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी, उन पे थूका गया, उन पे गंदा फेंका गया, फिर पुलिस प्रशासन साथ में आया। तो हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सालों पहले बना हुआ है, 3 साल पहले। और यदि किसी हॉस्पिटल के कर्मचारी के साथ, हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्सेस का साथ यदि कोई इस प्रकार की समस्या होती है तो बिना जमानत, गैर जमानती उसको जेल होती है। ये पहले से बना हुआ है, लेकिन सरकार ने गत वर्ष में नवंबर में इसको कानून को हटा दिया था। वही कानून फिर मांग की गई मार्च अप्रैल में, तो लागू किया गया। लेकिन किसी भी जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारी न प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं है कि ये कानून क्या है और इसके अंतर्गत क्या एक्शन ली जा सकती है, किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने नर्सिंग होम में जगह जगह ऐसे बोर्ड लगवाए कि यदि आप ऐसा करोगे तो ये सजा है, ये सजा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं किया गया। दूसरी बात जो अभी रेखा जी ने बताई कि छुट्टियां नहीं दी गई और ये कई समस्या आई, तो ये प्रशासन ने वाकई किया है। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी मार्च अप्रैल में, तो संविदा नियुक्ति की गई, 2-2, 3-3 महीने के लिए की गई, और जब ऐसा लगा तो 3 महीने में उनको हटा दिया गया, जबकि उनकी नियुक्ति 6-6 महीने के लिए थी, अगस्त सितंबर तक थी, और उनको बिना किसी जानकारी के हटा दिया। तो जब काम था तब तो आपने ले लिया, तो जब काम नहीं था उनको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तीसरी बात जो थी, प्रशासन के जो राजनीतिज्ञ उनकी तरफ से जो प्रेशर आता था, वापिस मैंने ये बोला
कि जो प्रॉब्लम थी वो बीमारी की थी, प्रॉब्लम डॉक्टर ने पैदा नहीं की थी। तो बार बार जो राजनीतिक अधिकारी या रसूखदार लोग जो रहते थे बार बार उसकी पूछते थे। एक पेशेंट के लिए दिन में 40 फोन, पार्षद से लेके ऊपर सांसद तक सबके फोन आते थे, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। तो यदि डॉक्टर है वो, यदि वो फोन ही सुनेगा तो काम कब करेगा? तो मेरा निवेदन ही रहेगा, यदि आपने उसको पेशेंट को अंदर भेज दिया है आईसीयू में, तो थोड़ा सा विश्वास तो रखिए जो अंदर स्टाफ है वो उसी के लिए काम कर रहा है। उनको टाइम नहीं है बैठने का भी। तो इनको जो लगता है बाहर सारे अटेंडेंट को कि ये फालतू में समय बिता रहे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा विश्वास तो रखिए जो डॉक्टर कर रहा है उसके लिए। और आज भी मेरा निवेदन सारे लोगों से है, आज भी जिनको कुछ बीमारियां हो रही है, कृपया करके डॉक्टर की सलाह से ही आगे बढ़िए। कोई सिटी स्कैन या कोई टेस्ट अपने मन से मत कराइए। डॉक्टर संजय, तो आप ही पेशेंट जो वही फायदे में। मैं माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, डॉक्टर रेखा परमार की तरफ रुख करूंगा। रेखा जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट में अगर आप ये मानती हैं कि इस वक्त आपकी आवाज को जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, क्या कुछ मांग आप उन लोगों से रखना चाहेंगी? किस तरह की रियायत और किस तरह की सुविधाएं आप लोग चाहते हैं अपने लिए? मैं प्रदेश की नर्सेस की तरफ से शासन और प्रशासन का ध्यान सिर्फ इस तरफ करना चाहूंगी कि नर्सेस या पैरामेडिकल जो भी हैं, जो उनकी मानवीय सेवा पे वो अपने आप को समर्पित करते हैं, उन्हें देखते हुए आपने जितनी घोषणाएं की है ना, उन्हें कुछ ना कुछ वित्तीय लाभ उसमें मिलना चाहिए। हमने एक मांग रखी थी कि आप प्रोत्साहन राशि के रूप पे सारी नर्सेस और पैरामेडिकल को 2 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ उसमें उनकी पेमेंट में लगवा दे, तो शायद वो अपने आप को प्रोत्साहित समझेंगे और वो सरकार की तरफ से मिला हुआ ये योगदान के लिए उनके थैंक्सफुल भी होंगे, और जो सरकार को करना चाहिए। ठीक, तो चलिए, धरती का भगवान कहा जाने वाला शख्स इस वक्त इसी धरती पर परेशान है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजय से, पूर्व पदाधिकारी हैं आईएमए की, और रेखा परमार हमारे साथ जुड़ी थी, प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग एसोसिएशन की, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ी थी। और आप दोनों की बातचीत से हमको जो चीज़ें पता चली वो ये कि वाकई आप लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन उस तकलीफ़ के बाद भी आप लोग अपनी जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटी से 1 कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं, और इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन चीज़ों को शेयर किया, उन सवालों के जवाब दिए। दरअसल जिन सवालों के जवाब टटोलने के लिए, जानने के लिए आज हमने आपको अपने साथ जोड़ा था। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बहस को लेकर, किसी नए टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।